My name is Musa Kalim Azimi, and you are watching Musa Azimi Education Channel, Reviving the Teaching Concepts. The chapter that we are going to start today is undoubtedly the most interesting chapter in second year physics, and that is chapter number 17, The Advent of Modern Physics. फेडरल बोर्ड की बुक में इसको दी डॉन DAWN सुबह आगाज द डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का है, हमारे यहाँ दी एडवेंट मीन्स इर्तका, कैसे इवॉल्व हुई इस तरह से। तो ये चैप्टर का नाम अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, इसलिए कि इसमें हमने ये वर्ड देखा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न का मतलब आज के दौर की, जदीद, नए ज़माने की। तो इसमें सबसे पहले सवाल जो जहन में आता है वो ये कि क्या अब तक जो फिज़िक्स हम पढ़ते हैं वो पुराने ज़माने की फ़िज़िक्स है? अगर ये नई फिज़िक्स है तो कोई पुरानी फ़िज़िक्स है? अगर ये सही फिज़िक्स है तो हम कोई गलत फिज़िक्स पढ़ते चले आए? और जो फिज़िक्स हम पढ़ रहे थे अगर वो गलत है तो हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है? और ये सही वाली है तो इसको पहले क्यों नहीं पढ़ाया? तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17, द एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। देखिए, मॉडर्न फिज़िक्स में जैसे कि हमने बात की जदीद ज़माने की, नए ज़माने की फ़िज़िक्स, तो पुराने दौर में या पुराने ज़माने में जो फिज़िक्स फॉलो की जाती थी उस फिज़िक्स को हम कहते हैं न्यूटोनियन फिज़िक्स या क्लासिकल फिज़िक्स। क्लासिकल मीन्स ओल्ड, पुरानी। ये जो क्लासिकल फिज़िक्स है, इस क्लासिकल फिज़िक्स में या फिज़िक्स इन जनरल हम क्या पढ़ते हैं फिज़िक्स में, हम देखते हैं नेचर में हमारे सामने जो कुछ भी फिनोमेना और हैपनिंग्स हमें नज़र आ रही होती हैं, हम उसको देखते हैं, स्टडी करते हैं, और उसके बाद फिर उसकी एक रीजनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। जो फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट्स होते हैं ये फिनोमेना को या प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लॉजिक्स बताते हैं, कुछ रीजन्स देते हैं उसकी, और उससे फिर रिलेटेड मज़ीद स्टडीज़ होती हैं कि आइंदा कभी अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या प्रिडिक्शन उन फॉर्मूलों की या थ्योरी की या लॉज की बेसिस पे की जा सकती है। दिस इज़ व्हाट वी सी अबाउट फिजिक्स, या दिस इज़ व्हाट वी डू इन फिजिक्स एक्चुअली। जो फिज़िक्स आज तक हम फॉलो करते आए हैं, आपने अब तो 9th में भी पढ़ी है, आपने मैट्रिक में भी पढ़ी है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, और सेकेंड ईयर में भी आपने पढ़ी है, और ये बिल्कुल आखिरी के उसमें या आदि फिज़िक्स चैप्टर नंबर 17 है, तो 6 चैप्टर तो पुराने वैसे भी गुजर चुके हैं। तो ये इतने टाइम के बाद फिर हम ये मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। तो पुरानी फिज़िक्स जिसे हम क्लासिकल फिज़िक्स कहते हैं, वो क्लासिकल फिज़िक्स हमें क्या बातें बताती है? तो हम जो अपने सामने जो जिस दुनिया में हमने आँख खोली, जिस दुनिया में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, उस दुनिया में हम क्या क्या काम होते हुए देखते हैं। उस दुनिया में हम सोते हैं, हम जागते हैं, हम चलते फिरते हैं, हम पेड़ों से फलों को गिरता हुआ देखते हैं, पेड़ों को उगता हुआ देखते हैं, बॉडीज़ को चलता फिरता देखते हैं, फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोर्स से ज़्यादा दूर जाता हुआ देखते हैं, ब्रेक लगा के बॉडीज़ को रुकता हुआ देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये इस तरह से और भी बहुत सारे किस्म के काम इस दुनिया में हमें नज़र आ रहे होते हैं, और इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए फोर्स लगाओगे बॉल आगे ज़्यादा दूर जाएगी, कम फोर्स लगाओगे कम दूर जाएगी, ज़्यादा ब्रेक लगा देंगे, ज़्यादा ज़ोर का ब्रेक लगा देंगे तो ज़्यादा जल्दी गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है। उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, मोमेंटम, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी का इम्पैक्ट, बॉडी का वेट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये बहुत सारी चीज़ें हम क्लासिकल फिज़िक्स में पढ़ते आए हैं, और इनके हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, और वो फॉर्मूले अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि उन फॉर्मूले से जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो बिल्कुल ठीक रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल फिज़िक्स है तो ठीक, यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ये सही ना होते तो हमारे इन फॉर्मूले के बुनियाद पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी कभी ठीक ना होते, लेकिन वो रिजल्ट्स ठीक हैं, जिसका मतलब ये है कि क्लासिकल फिज़िक्स से जो हमने फॉर्मूले बनाए हैं वो ठीक है, वो स्टडी भी ठीक है। लेकिन दो कंडीशंस ऐसी हैं जिन कंडीशंस में क्लासिकल फिज़िक्स के फॉर्मूले हमें सही आंसर नहीं दे पाते, या यूँ कहिए कि दो कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे क्लासिकल फिज़िक्स कह सकते हैं कि फेल हो जाती है, या जहाँ क्लासिकल फिज़िक्स को हम अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि वो हमें जो रिजल्ट्स देते हैं वो ठीक नहीं देते रिजल्ट्स। वो दो कंडीशंस कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो हमने देखा कि जो फिज़िक्स हम पढ़ते हैं दैट इज़ क्लासिकल फिज़िक्स, जो फिज़िक्स हम पढ़ते हैं दैट इज़ क्लासिकल फिज़िक्स, ठीक है। और इन क्लासिकल फिज़िक्स में वो दो कंडीशंस, जिन कंडीशंस में
क्लासिकल फिजिक्स हमें सही आंसर नहीं दे पाती, तो हम इसको लिख सकते हैं फेलियर कंडीशंस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। कौन कौन सी? पहली कंडीशन जिसमें क्लासिकल फिजिक्स हमें सही आंसर नहीं दे पाती वो है जब हम बॉडीज को जो कि इतनी तेज रफ्तारी से चल रही होती हैं कि उनकी रफ्तार लाइट की स्पीड के समहाउ कंपेरेबल हो जाए, उतनी फास्ट उतनी तेज स्पीड से मूव करने वाली बॉडीज को जब हम पढ़ते हैं और उनकी मूवमेंट को कैलकुलेट या एनालाइज करने के लिए जब क्लासिकल फिजिक्स के हम फॉर्मूले लगाते हैं तो हमें सही आंसर नहीं मिलते। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इन विच क्लासिकल फिजिक्स वायलेट्स, जहां पे हमें क्लासिकल फिजिक्स के अलावा कुछ और करना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें है वेरी हाई स्पीड पार्टिकल्स कह लीजिए या बॉडीज कह लीजिए, ठीक है, और कितनी हाई स्पीड, फास्ट है तो कितना फास्ट है, इतना फास्ट है कंपेरेबल टू लाइट की स्पीड। नाउ लाइट की स्पीड के बारे में हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, जैसा कि स्टडी से कहा जाता है। ठीक है, और कंपेरेबल टू लाइट स्पीड का मतलब क्या? 5% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, 30%, 50%, इस तरह से। तो लाइट की जो स्पीड हम देखते हैं दैट इज v, जिसको c कहा जाता है, स्मॉल सी लाइट की स्पीड का सिंबल है, क्यों? क्योंकि c स्टैंड्स फॉर सेलेरिटस, और सेलेरिटस का मतलब होता है लाइट। तो स्मॉल c दैट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। अगर कोई बॉडी इतनी तेज रफ्तारी से चलना शुरू हो कि वो इसका 5%, 10%, 30%, 50% ऐसा नजर आए, तो हम कहते हैं कि वो इतनी हाई स्पीड पे आ गया है कि जिस स्पीड पे क्लासिकल फिजिक्स के फॉर्मूले काम नहीं करते, हमें उनको चेंज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे जैसे साउंड, हम कहते हैं कि साउंड बहुत तेज है, कितना? 330 मीटर्स पर सेकंड। एक सिर्फ कंपैरिजन का एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। तो साउंड हमारे लिए एक बहुत तेज चलने वाली एंटिटी है, सही है, और उसकी स्पीड होती है कितनी? तकरीबन 330 होती है। मैं अप्रोक्सीमेटली उसको 300 ले लेता हूँ कैलकुलेशन में, सिर्फ एक आइडिया देने के लिए। ठीक है, अब जरा इस साउंड की स्पीड को इस लाइट की स्पीड से अगर हम कंपेयर करें तो 300 का मतलब 3 × 10⁻², और ये है 3 × 10⁸। कंपैरिजन करेंगे, दोनों को डिवाइड कराएंगे तो जो डिफरेंस आएगा दोनों का वो आ जाएगा 10⁻6 का। 3 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁻² बन जाएगा, ये दो जीरोस हैं। तो इनका जब हम रेशो लेंगे तो ये 10⁻6 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, यानी कि मतलब ये हुआ कि जो लाइट की स्पीड है साउंड जैसी तेज चलने वाली स्पीड से भी 10⁻6 यानी कि 10 लाख गुना ज्यादा, तकरीबन 10 लाख गुना ज्यादा तेज है। ठीक है, मींस साउंड एक कदम 1 मीटर आगे चलेगी तो ये उससे 10 लाख मीटर आगे होगी, रफली तो ये मतलब समझ में आता है। ठीक है, तो और जब परसेंटेज वाइज हम निकालेंगे तो परसेंटेज तो ये 0.00001 करके कुछ बनेगा, यानी कि 1% भी नहीं बनेगा। तो इतनी तेज स्पीड भी लाइट की स्पीड का 1% भी नहीं बनती, 1 का भी पता नहीं कितना हिस्सा, 10 लाखवां हिस्सा बनता है। और इतने तेज ऑब्जेक्ट्स को हम आम जिंदगी में मूव करते हुए नहीं देखते। कोई भी बॉडी इतना तेज नहीं चल रही होती। हम कुछ 100 माइल्स पर आवर, कुछ 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तो हम जहाज को देखते हैं, लेकिन वो भी किसी तौर इससे कंपेरेबल नहीं होता। तो इसलिए ये वाले जो इफेक्ट्स हैं वायलेशन के क्लासिकल फिजिक्स से, वो हमें इतने आसानी से नज़र नहीं आते। ठीक है, तो 5%, 10%, 50%, 20% भी जब किसी की स्पीड होती है तो उस पर नए इफेक्ट सामने आते हैं और ये हम नहीं लगा पाते। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे सामने आती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, बड़ी मशहूर। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
सन 1905 में दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और इस थ्योरी से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, न्यूटन के बनाए हुए क्लासिकल फिजिक्स के, गैलीलियो के बनाए हुए क्लासिकल फिजिक्स के फॉर्मूले में हमें कुछ चेंज करना पड़ता है। वो एज इट इज अप्लाई नहीं होते, हमें उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तब जाके जो नए फॉर्मूले आते हैं, उन फॉर्मूलों से फिर जब हम अप्लाई करते हैं ऐसे बॉडीज के ऊपर जो इतनी तेज स्पीड से चल रही होती हैं, वेरी हाई स्पीड पार्टिकल्स पे, तब जाके हमें ठीक ठीक रिजल्ट्स मिलते हैं। ये चीजें सिर्फ फर्जी नहीं है, ये चीजें सिर्फ इमेजिनेटिव नहीं है, ये प्रैक्टिकली अप्लाई भी हो रही हैं। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में से हमारा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो जीपीएस सिस्टम है, दैट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें जो पोजीशन को, लोकेशन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले लगाए जाते हैं, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुनियाद के ऊपर होते हैं। और लोकेशन काम करती है, लोकेशन या जीपीएस से जब हम लोकेट करते हैं किसी को, वो काम करता है उसमें। तो इसका मतलब है कि ये थ्योरी हमें ठीक रिजल्ट्स देती है, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स के फॉर्मूले एज इट इज नहीं, चेंज करना पड़ता है जब बॉडी इतनी तेज रफ्तार से चल रही होती है। जीपीएस में कैसे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जो काम हो रहा है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो एक बात। दूसरी कंडीशन जहां पे क्लासिकल फिजिक्स के फॉर्मूले एज इट इज हम अप्लाई नहीं कर पाते, वो है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स या वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स। वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स कितने स्मॉल साइज, ऐसे कि जैसे एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या दीगर न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस के जैसे अंदर मौजूद पार्टिकल्स होते हैं। इतने छोटे साइज के पार्टिकल्स को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स को सिरे नौ चेंज करना पड़ता है। क्लासिकल फिजिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं और उससे डिराइव होने वाले फॉर्मूले हैं, उनको तो कंप्लीटली चेंज करना पड़ता है। यहाँ तो फिर उसमें हम ज़रूरत भर मॉडिफिकेशन करते हैं। रिलेटिविटी के अंदर कंप्लीट चेंज नहीं होता, लेकिन बहरहाल हमें उसमें चेंज करना पड़ता है, एज इट इज नहीं अप्लाई होता। और ये तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाते हम। यानी कि यूँ समझें कि इन साइज रखने वाले पार्टिकल्स को जब हम पढ़ते हैं तो उनकी स्टडी इससे बिल्कुल ऑपोजिट होती है। और इसमें से फिर हमें जो सामने आती है, दैट इज क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स जिसे हम कहते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स की तो दुनिया बिल्कुल अलग होती है। क्लासिकल फिजिक्स में जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स से हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स को जब हम रिपीट करते हैं सेम कंडीशन में, तो हमें वही रिजल्ट्स दोबारा मिलते हैं। इन्हीं बुनियाद पे तो उन फॉर्मूलों को सही माना जाता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट अगर आप करें और उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा सेम कंडीशंस में रिपीट करें, तो ज़रूरी नहीं है कि वही रिजल्ट आपको मिलेगा जो आपने थोड़ी देर पहले हासिल किया है। तो इसमें कहते हैं कि आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स नीड नॉट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट्स। यानी कि सेम कंडीशन में रिपीट किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट से सेम रिजल्ट्स मिलना जरूरी नहीं है। आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स मे नॉट गिव यू आइडेंटिकल रिजल्ट। सपोज एक कंपैरिजन के लिए एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बॉल है जिसको 1 मीटर की हाइट से अगर मैं ऐसे ड्रॉप करूं, वो जमीन से टकराती है और आधा मीटर ऊपर उठती है। उसी बॉल को जब हम दोबारा उसी मास की, उसी साइज की वही बॉल या उसी तरह की एग्जैक्टली सेम बॉल जब हम दोबारा 1 मीटर हाइट से ड्रॉप करेंगे, तो वो दोबारा आधा मीटर ही ऊपर उठेगी। एक बॉल को जब हम दीवार के ऊपर 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से थ्रो करते हैं, तो वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर पलटती है, दोबारा सेम दीवार पे, सेम बॉल पे, सेम कंडीशन में, सेम वेलोसिटी से, सेम फोर्स से जब बॉल को थ्रो किया जाएगा, तो वापस उसी रफ्तार से पलटेगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक उसी तरह जिस तरह से पिछले ट्राई में या पिछले कंडक्ट में हमें बॉल रिटर्न करती हुई नजर आई थी। कॉमन सी बात है, बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल बात तो है नहीं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि अगर आप यही काम उसी तरीके से अगर
रिपीट करेंगे तो ज़रूरी नहीं आपको उसी तरीके से रिजल्ट्स भी मिले। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल क्या बनेगी, जैसे कि लाइट की एक बीम है। आपको पता है कि लाइट के बारे में बड़ी डिबेट रही, लाइट वेव है कि लाइट पार्टिकल है, लेकिन हम ये जानते हैं कि लाइट के बारे में फोटोन का कंसेप्ट आइंस्टाइन की जानिब से जो हमें दिया गया था, दैट इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल एंड वाइडली एक्सेप्टेबल। तो हम ये जानते हैं कि लाइट फोटॉन्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइट को फोटॉन्स के तौर पे ही कंसिडर कर रहे होते हैं, या फोटोन से मुश्तमिल एक स्ट्रीम होती है। एनीवेज, लाइट आई यहाँ से, सपोज ये ग्लास की या पानी की सतह है, यहाँ से आई, टकराई और वापस पलट गई। अब ग्लास या पानी क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लिहाजा कुछ न कुछ लाइट को रिफ्रैक्ट करेंगे विद इन द मीडियम, और कुछ न कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देंगे एयर से, एक खास एंगल से, जिस एंगल से वो आती है। तो रिफ्लेक्ट भी करती है कुछ, रिफ्रैक्ट भी करती है। लाइक दिस, ऐसे समझ लें कि यहां से एक लाइट रे आई, ठीक है, टकरा के कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा इसका वापस से रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक रे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। लेट्स से क्योंकि ये अच्छा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लिहाजा 20% रिफ्लेक्ट हो जाएगी और 80% रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ऐसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो स्ट्रीम के बारे में तो हम कह सकते हैं कि जब कभी भी ये स्ट्रीम इस एंगल से इसी फ्रीक्वेंसी की लाइट को जब हम इस सरफेस पे डालेंगे तो ये 20% ही रिफ्लेक्ट करेगी, 20% ही रिफ्रैक्ट करेगी। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि लाइट तो फोटॉन्स पे मुश्तमिल है। तो ये फोटोन तो ये एक फोटोन जब आया, सपोज ये फोटोन यहां पे रिफ्लेक्ट कर गया। अब यही फोटोन जो एनर्जी रखता है, जो फ्रीक्वेंसी रखता है, इसी एंगल पे, इसी सरफेस पे जब दोबारा हिट करेगा, जब दोबारा फॉल करवाया जाएगा, तो रिफ्लेक्ट करेगा कि रिफ्रैक्ट करेगा ये हम नहीं बता सकते। ये फोटोन अगर पिछली दफा रिफ्लेक्ट कर गया तो इस दफा रिफ्रैक्ट भी कर सकता है। तो श्योरिटी के साथ ये बताना कि ये रिफ्लेक्ट करेगा या रिफ्रैक्ट करेगा पॉसिबल नहीं है, बल्कि इनफैक्ट क्वांटम फिजिक्स के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि हम प्रोबेबिलिटीज तो बता सकते हैं, चांसेस तो बता सकते हैं कि ये फोटोन जब यहाँ आएगा 20% चांस है कि रिफ्लेक्ट कर जाएगा और 80% चांस है कि रिफ्रैक्ट कर जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या करेगा ये हम नहीं बता सकते। इसीलिए कहते हैं कि आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स need not give identical results, या same experiments may not give you the similar results। अगर एक फोटोन रिफ्लेक्ट हुआ, वही फोटोन या उसी जैसा सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एनर्जी, सेम एंगल से सेम लाइट का फोटोन जब दोबारा पड़ेगा तो यू डोंट नो कि इस दफ़ा ये पहले की तरह रिफ्लेक्ट करेगा या एक नया बिहेवियर रिफ्रैक्शन शो करेगा। तो ये चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। हमारा ये जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का, उसमें ये दोनों ही टॉपिक शामिल हैं। क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम फिजिक्स के टॉपिक्स भी शामिल हैं इसमें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टॉपिक्स भी शामिल हैं। इनफैक्ट आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है, आप क्वांटम मैकेनिक्स के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी शायद इस रेफरेंस से हमने नहीं पढ़ा। फोटोन का जिक्र हमने मैट्रिक्स से किया है। वी ऑल नो कि फोटोन इज अ पैकेट या बंडल ऑफ एनर्जी जो कि लाइट जिस पे कंसिस्ट करती है, ठीक है। आपने एलईडीज का नाम सुना होगा, लाइट एमिटिंग डायोड्स, वो भी क्वांटम मैकेनिक्स से, क्वांटम फिजिक्स का ही एक प्रोडक्ट है। क्वांटम फिजिक्स की जो स्टडीज़ हैं उसी का एक प्रोडक्ट है, तो हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये इतने छोटे छोटे साइज के पार्टिकल्स जिसे क्वांटम कहते हैं, ये भी हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल होने देख रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स ने तो समझे कि दुनिया ही रेवोल्यूशनलाइज कर दी। तो हम ये ईसीजी, एमआरआई, मेडिकल फील्ड में देख लें, इंजीनियरिंग फील्ड में देख लें, तो आप इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ही देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर में शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं और इंटरेस्टिंग, तो जैसे मैंने आपको कहा वो हैं, तो हम उससे अभी शुरू करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया क्लासिकल फिज़िक्स और मॉडर्न फिज़िक्स में फ़र्क,
और ये देखा कि क्लासिकल फिज़िक्स कब हम इस्तेमाल करते हैं और कब इस्तेमाल नहीं कर पाते, और मॉडर्न फिज़िक्स को कहाँ और कैसे अप्लाई किया जाता है या किन कंडीशंस में अप्लाई किया जाता है, वो हम शुरू कर रहे हैं। तो ये सारा जो मॉडर्न फिज़िक्स का सिलसिला है, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये फोटॉन क्या है, फोटॉन से पहले लाइट के मुतालिक ये डिबेट थी। न्यूटन ने कहा था कि लाइट पार्टिकल है, फिर क्रिश्चियन huygens जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, लाइट वेव है। बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, पर्टिकुलरली इंटरफेरेंस का और डिफ्रैक्शन का, ये एक्सपेरिमेंट्स दो ऐसे थे जिन्होंने लाइट की वेव थ्योरी को कंसोलिडेट कर दिया था, क्योंकि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस तो सिर्फ वेव नेचर से ही साबित होते हैं, सिर्फ वेव्स में ही होते हैं, तो लाइट को वेव मान लिया गया। फिर आगे जाके कुछ स्टडीज़ हुई, ऐसे सूरत हाल पैदा हुए, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आए कि जिसमें हमें ये देखना हुआ, ये नज़र आया कि लाइट को वेव जब कंसिडर करते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उसको फोटॉन से कैसे उसको रिप्लेस किया गया। अब कहते हैं हम लाइट की डुअल नेचर है, ऐसा आप पहले से पढ़ चुके हैं कि लाइट वेव भी है और फोटॉन भी। इस डुअल नेचर का मतलब क्या है, दैट टू वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। और तो हम शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकली लेके चलें कि ये हिस्ट्री, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हिस्ट्री किसी चीज़ की हम पढ़ते हैं, तो हम इमेजिन कर पाते हैं कि क्या सूरत हाल रही होगी। और फिर जब एक कंसेप्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो दूसरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यकीनन माजी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए होंगे कि पुराने वाली में कुछ मसले मसाइल हुए होंगे, तो नई थ्योरी की या नई चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ी। सो ऐसा हम थोड़ी सी हिस्ट्री उसकी साथ साथ पढ़ते रहेंगे। आई थिंक दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। ऑलराइट, तो हम बात अपनी शुरू करते हैं 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ से, यानी कि सन 1850 और उसके आगे। ये सदी 19वीं सदी 19th सेंचुरी साइंस और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के लिए एक बड़ी रेवोल्यूशनरी सी सेंचुरी समझी जाती है। इसमें बड़े बड़े साइंस और साइंस के अंदर काफ़ी बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आई, बड़े बड़े साइंसदान उनके नाम सामने आए, जिसमें हर्ट्स का नाम मौजूद है, जिसमें एम्पेयर का नाम मौजूद है, जिसमें फौकॉल्ट का नाम मौजूद है जिन्होंने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया, जिसमें एम्पेयर का नाम मौजूद है, जिसमें माइकल फैराडे का नाम मौजूद है, जिसमें और भी बड़े बड़े नाम हैं। और उन नामों में से एक नाम और भी है जो बड़ा अहम, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा, वो है जर्मनी के साइंटिस्ट गुस्ताव किरचॉफ। इन साइंसदान ने या किरचॉफ ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड काफ़ी कुछ प्रोविज़न, काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। आपने इनके करंट लॉ, वोल्टेज लॉ का भी शायद सुना हो, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KCL, KVL। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर भी इनकी बहुत ज़बरदस्त स्टडीज़ हैं और बड़े ज़बरदस्त उन्होंने इसमें कंक्लूजन्स दिए। लेकिन पर्टिकुलरली अभी जिस रेफरेंस से हम किरचॉफ का और उनकी स्टडी का जिक्र कर रहे हैं वो रेडिएशन से रिलेटेड है, और जिस लॉ का हम जिक्र करेंगे वो किरचॉफ का रेडिएशन लॉ होगा, किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ। ठीक है, किरचॉफ के लॉ से पहले थोड़ा सा एक टॉपिक से हट के एक कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए मैं एक थ्योरी का जिक्र करता हूं जो हमें बुक में तो नहीं नजर आती, लेकिन बहरहाल दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, और वो है प्रेवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, या प्रेवोस्ट की एक्सचेंज थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, प्रेवोस्ट की थ्योरी हमें ये बताती है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं तो उसको एक दफ़ा ध्यान से हमें समझना है। प्रेवोस्ट की थ्योरी हमें ये बताती है कि एवरी बॉडी एट ऑल टेम्परेचर्स एब्जॉर्ब्स रेडिएशन। हर बॉडी हर टेम्परेचर पे, यानी कि हर कंडीशन में मुसलसल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही होती है, नंबर 1। दूसरा, एवरी बॉडी एमिट्स रेडिएशंस एट ऑल टेम्परेचर्स। हर बॉडी हर टेम्परेचर पे रेडिएशंस को एमिट भी कर रही होती है।
और उसके ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन का ताल्लुक उसके अपने टेम्परेचर से होता है, सराउंडिंग के टेम्परेचर से नहीं होता। वो एब्जॉर्ब करेगी अपने टेम्परेचर कंडीशंस के मुताबिक, वो एमिट करेगी अपने टेम्परेचर कंडीशंस के मुताबिक। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कि हर बॉडी हर वक्त रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर रही होती है और साथ साथ एमिट भी कर रही होती है। कभी एमिट ज़्यादा करेगी, कभी एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी, ये उसके टेम्परेचर पे और नेचर पे डिपेंड करेगा। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये उसकी एमिशन और एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है, लेकिन बहरहाल ऐसा हर बॉडी कर रही होती है। मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, मैं हूँ, ये बोर्ड है, कुछ न कुछ रेडिएशंस ये भी एमिट कर रहा है और साथ साथ एब्जॉर्ब भी कर रहा है। कुछ न कुछ रेडिएशंस मैं भी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, साथ साथ एमिट भी कर रहा हूँ। कुछ न कुछ रेडिएशंस ये भी एब्जॉर्ब और एमिट कर रहा है, ठीक है। लेकिन बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, सर्टेन कंडीशंस पे, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कभी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, कभी एमिशन ज़्यादा होगी। अगर इसका टेम्परेचर लो है तो ये एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा और एमिट थोड़ा सा करेगा, और अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ये एमिट ज़्यादा करेगा लेकिन एब्जॉर्ब कम करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर, एब्जॉर्प्शन तब भी करेगा। और क्या एब्जॉर्ब करेगा, क्या एमिट करेगा? रेडिएशन एमिट करेगा। रेडिएशन आप एक जनरल सी टर्म है, लाइट भी रेडिएशन है, ठीक है, हीट की भी रेडिएशंस होती हैं, और बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक बड़ी वाइड रेंज है, जिसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, जिसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस का जिक्र हमने सुना है, हमने लाइट का जिक्र सुना है जो विजिबल लाइट कहते हैं हम जिसको, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज का भी हमने सुना है, जिसमें हमने अल्ट्रावायलेट के बाद एक्स रेज, गैमा रेज वगैरह ये सब हमने सुन रखे हैं नाम, और ये सारे रेडिएशंस में आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आते हैं, ठीक है। तो लाइट और रेडिएशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लाइट भी रेडिएशन ही है, लेकिन वो वाली रेडिएशन जो हमें नज़र आ जाती है, जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर्स के बराबर होती है। उसके अलावा रेडिएशंस हैं लेकिन हम नज़र नहीं आती हमको वो, तो इसलिए वो विजिबल रेडिएशंस नहीं है। तो जो रेडिएशन आपको नज़र आ जाती हैं 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज में है, वो वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम लाइट कह देते हैं। बाकी के हमने अलग नाम रख दिए, किसी का नाम लाइट रख दिए इस रेंज में आने वाली, इससे ज़्यादा वाली को अल्ट्रावायलेट, इससे कम वाली को इंफ्रारेड एंड सो ऑन। तो वापस से हम बात कर रहे थे प्रीवोस्ट की थ्योरी की, जिसमें उन्होंने कहा हर बॉडी हर टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब भी कर रही होती है, एमिट भी कर रही होती है। अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो एमिट करेगी ज़्यादा, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगी, और अगर उसका टेम्परेचर कम है तो वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी, एमिशन कम करेगी, ठीक है। तो ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन उसके अपने टेम्परेचर से ताल्लुक़ रखते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, एमिशन अलग चीज़ है और रिफ्लेक्ट करना अलग चीज़ है। ये बॉडी रिफ्लेक्ट भी करती है, ये एब्जॉर्ब भी करती है, ये एमिट भी करती है। तो ये रिफ्लेक्शन और एमिशन बड़े मिलते जुलते से नाम है, लेकिन बिल्कुल अलग अलग इनका मतलब है। ये भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ताकि आपको क्लियर रहे। ऑलराइट, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्रीवोस्ट थ्योरी के एब्जॉर्प्शन और एमिशन इसमें हर वक्त चल रहा है। तो किरचॉफ के लॉ पे वापस आते हैं। किरचॉफ ने हमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात ये बताई कि जो बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है वो ज़्यादा एमिट भी करती है। जो बॉडी ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है वो ज़्यादा रेडिएशंस को एमिट भी करती है, ठीक है। और ज़्यादा एब्जॉर्ब करने वाली का मतलब क्या होगा? वो गुड एब्जॉर्बर कहलाएगी। तो गुड एब्जॉर्बर हमने पता, और ये उसकी एब्जॉर्ब करने की सलाहियत उसके अपने मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है, और टेम्परेचर पे भी उसका डिपेंडेंसी होती है। तो जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी वो गुड एब्जॉर्बर, इसी लिहाज से जो कम एब्जॉर्ब करेगी वो पुअर एब्जॉर्बर होगा, जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी वो गुड एब्जॉर्बर होगा। और अगर कोई ऐसी बॉडी हो जो कि सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, कुछ भी ना छोड़े, तो वो परफेक्ट एब्जॉर्बर, जिसको हम आइडियल एब्जॉर्बर भी कहते हैं, और उसका एक अच्छा सा नाम भी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी, ठीक है।
कोई बॉडी कम रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी तो वो पुअर एब्जॉर्बर, ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी तो गुड एब्जॉर्बर, और अगर सारी की सारी रेडिएशन जो उसके ऊपर पड़ रही हैं उसको एब्जॉर्ब कर ले, एक रेडिएशन भी मिस ना कर सके, उसको हम कहेंगे परफेक्ट एब्जॉर्बर, जो कि ब्लैक बॉडी कहलाती है। ये एक आइडियल कंसेप्ट है, लिहाजा हम इसको आइडियल बॉडी भी कहते हैं। एक आइडियल या परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं, एक परफेक्ट एब्जॉर्बर कहते हैं, या एक आइडियल एब्जॉर्बर कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात आपको याद होगी। मैं एमिशन और रिफ्लेक्शन का फर्क आपको बताऊं। एक बॉडी के ऊपर जब ये सरफेस है, सपोज इस सरफेस के ऊपर जब कोई वेव इंसिडेंट होती है तो उस वेव के ऊपर 3 तरह के बिहेवियर हो सकते हैं। यानी कि इस सरफेस के ऊपर अगर कोई वेव इंसिडेंट हो, फॉल करे, तो ये वाली जो वेव है, ये वेव 3 तरह के बिहेवियर शो कर सकती है इस सरफेस के मुताबिक। वो बाउंड्री बिहेवियर्स कहलाते हैं या बाउंड्री कंडीशंस कहलाती हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? ये उसको रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, ये उसको एब्जॉर्ब भी करती है, और ये उसको ट्रांसमिट भी करती है, जिसे हम रिफ्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम RAT के नाम से भी अक्सर याद रखने के लिए ये बाउंड्री कंडीशंस या बाउंड्री बिहेवियर भी कहलाता है। क्या बाउंड्री बिहेवियर है? कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ रेडिएशन आएगी, हो सकता है कुछ रेडिएशन को ये रिफ्लेक्ट कर दे, यानी कि वापस भेज दे, कुछ रेडिएशन को ये अपने अंदर ऐसे एब्जॉर्ब कर ले, पार्टिकल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, और कुछ रेडिएशंस को ये वापस से क्या कर ले, अपने अंदर ट्रांसमिट करके ऐसे, जिसे हम ट्रांसमिटेड रे या हम उसको रिफ्रैक्टेड रे भी कहते हैं। ठीक है, अभी बात हो रही है एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन के फर्क के दरमियान, या एब्जॉर्ब रे और रिफ्लेक्टेड रे के। जब इसके ऊपर मिसाल के तौर पे 100 लाइट रेज या 100 रेज इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, इन 100 में से इसने सपोज 80 को एब्जॉर्ब कर लिया और 20 को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो हम कहेंगे 80 एब्जॉर्ब करने वाला तो अच्छी एब्जॉर्प्शन पावर रखता है, तो ये गुड एब्जॉर्बर कहलाएगा। और जो 20 रेडिएशन 100 में से ये नहीं एब्जॉर्ब कर सका, उनका क्या होगा? वो यकीनन वो रिफ्लेक्ट हो गई होंगी। ठीक है, 100 रेज में से अगर ये 80 एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन अच्छी है, लिहाजा ये गुड एब्जॉर्बर। थोड़ी सी रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये पुअर रिफ्लेक्टर होगा। और अगर ये उल्टा होता, ये 20 एब्जॉर्ब करता तो ये पुअर एब्जॉर्बर कहलाता। जब ये 20 एब्जॉर्ब करता तो इसका मतलब है ये 80 रिफ्लेक्ट करेगा। इसको मैं थोड़ा कर दूं ताकि 80 एब्जॉर्ब और 20 एब्जॉर्ब, पहला वाला, दूसरा वाला, पहला वाला, दूसरा वाला। जब 80 एब्जॉर्ब करेगा तो 100 पूरी करने के लिए 20 रिफ्लेक्ट करेगा। जब 20 एब्जॉर्ब करेगा तो 100 रेडिएशंस में बाकी 80 रेस वाला जो हिस्सा है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो ये गुड एब्जॉर्बर हो गया, ये पुअर एब्जॉर्बर होगा। ठीक है, अब ये जो एब्जॉर्ब रेस हैं, सिर्फ इन तक आइए जरा। ये जो रेस इसने एब्जॉर्ब की हैं, इन रेडिएशंस को जब ये टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, जब ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो हर रेडिएशन के साथ इसका अपना एनर्जी लेवल, इसका अपना टेम्परेचर बढ़ेगा। एब्जॉर्ब करते करते इसका टेम्परेचर एक वक्त आएगा इतना बढ़ जाएगा कि ये एमिट करना शुरू कर देगा। और जो रेज इसने एब्जॉर्ब की हैं, जो रेज इसने अपने पास रखी हैं, एब्जॉर्ब की हैं, जब एमिट करेगा तो वही एमिट करेगा। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ से हमें क्या बात पता चली? किरचॉफ्स लॉ से हमें बात पता चली कि अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर एज वेल, एंड इट एमिट्स द सेम वेवलेंथ दैट इट एब्जॉर्ब्स। जो वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करता है, जब एमिट करेगा तो वही एमिट करेगा। अब एब्जॉर्ब होने वाली रेज ही एमिट होती हैं, रिफ्लेक्टेड रे अलग है, वो जो एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकी। तो रिफ्लेक्टेड रे और एब्जॉर्ब रे अलग है, तो जो बस एब्जॉर्ब हुई होंगी रेडिएशंस वही एमिट हुई होंगी। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन, एमिशन और रिफ्लेक्शन के ये फर्क आपको समझ आना चाहिए। एमिट वो अपनी रेस करता है,
रिफ्लेक्ट वो दूसरी रेस करता है जो उसके पास कभी आई ही नहीं, जो उसने कभी एब्जॉर्ब की नहीं। तो ये फर्क आपको बुनियादी एमिशन का और रिफ्लेक्शन का पता होना चाहिए। हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात नहीं करेंगे, जो भी बात होगी एमिटेड रेडिएशन की बात होगी जो उस बॉडी के पास मौजूद है। तो एब्जॉर्ब रे यानी कि जो बॉडी के अंदर मौजूद है वो अपनी रेडिएशन को एमिट करता है और दूसरे की रेडिएशन को पलटा के वापस यानी कि रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्शन दूसरे की रेडिएशन की होती है और एब्जॉर्प्शन या एमिशन सॉरी मैं बार बार एब्जॉर्प्शन कह चले जा रहा हूँ। एमिशन अपनी रेडिएशन की होती है, रिफ्लेक्शन दूसरे की रेडिएशन की होती है। ये फर्क आपको क्लियर होना चाहिए। एनीवेज, तो ये किरचॉफ का लॉ, और इस किरचॉफ के लॉ के बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स हमें नजर आते हैं। मिसाल के तौर पे ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, और ये व्हाइट बोर्ड या यूं कहें कि ये वाला ये हिस्सा है या ये हिस्सा रेड हिस्सा है। ये हमें रेड क्यों नजर आ रहा है? ये हमें रेड इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि रेड कलर की लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है। नजर हमें क्या आता है? वो जो लाइट हमारी आंख में एंटर हो रही होती है हमें वही नजर आती है। अगर रेड नजर आ रहा है तो अंडरस्टूड है इसका ऑल्टरनेट क्या, अगर रेड नजर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि रेड कलर की लाइट हमारी आंख से वापस आ रही होगी। तो रेड कलर की लाइट इसका मतलब है कम से कम एब्जॉर्ब तो नहीं हुई होगी, रिफ्रैक्ट होने का तो जगह ही नहीं है। तो सिर्फ एक ही रेडिएशन है जो यहाँ से बाहर आ रही है, रिफ्लेक्ट। तो अगर ये रेड नजर आ रहा है तो उसका मतलब रेड कलर की रे इसने रिफ्लेक्ट की है और बाकी इसने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। इसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ रही है तो व्हाइट में से इसने रेड को रिफ्लेक्ट कर दिया और बाकी कौन कौन सी बची? विबग्योर जो विजिबल का स्पेक्ट्रम होता है, बाकी 7 में से इसने रेड को रिफ्लेक्ट कर दिया, 6 एब्जॉर्ब कर लिए। ये भी एब्जॉर्प्शन पोजीशन में, ठीक है। अब जब ये एमिट करना शुरू करेगा, क्योंकि ये एब्जॉर्ब जितना करेगा एमिट भी उसी हिसाब से करेगा, ठीक है। अगर ये गुड एब्जॉर्बर है तो वो गुड एमिटर है, इसका उल्टा अगर पुअर एब्जॉर्बर है तो पुअर एमिटर होगा। लेकिन बहरहाल एमिट जरूर करेगा कुछ ना कुछ, जैसे कि प्रिवोस्ट की थ्योरी में हमें पता चला हर टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन एमिशन हर बॉडी से हो रही होती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, बट हर बॉडी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है। तो जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब ये एमिट करने के पोजीशन में आएगा तो जो इसने एब्जॉर्ब की हैं 6 रेडिएशंस वही ये एमिट भी करेगा, वही 6 रेडिएशंस। तो हमें उस तरह के डिफरेंट कलरफुल पैटर्न्स नजर आएंगे जब इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे या जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा या एमिट होगा, ठीक है। और इस वाइट वाले हिस्से का क्या कहेंगे? वाइट वाले हिस्से क्या करेगा? ये सारी की सारी लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर एब्जॉर्ब कर भी रहा है तो कम से कम विजिबल लाइट तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। एब्जॉर्प्शन तो हो रही होगी, विजिबल की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होगी तो इंफ्रारेड की हो रही होगी, सही है। तो जब इस विजिबल के हिसाब से अगर हम समझने के एतबार से बात करें, अभी ये वाइट लाइट को अपने ऊपर फॉल होता हुआ देख रहा है और सब का सब रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसने एब्जॉर्ब कोई भी विजिबल रे नहीं की। तो जब ये एमिट करने के पोजीशन में आएगा तो ब्लैक, कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा होगा। ब्लैक का मतलब क्या है? हमारी आंख में कोई लाइट एंटर ही नहीं हो रही। रेड एंटर होगी तो रेड दिखेगा, ग्रीन एंटर होगी तो ग्रीन दिखेगा, ब्लू एंटर होगी तो ब्लू दिखेगा, व्हाइट एंटर होगी तो व्हाइट दिखेगा, नहीं एंटर होगी तो नहीं, यानी कि ब्लैक दिखेगा। तो ब्लैक हम जानते हैं कोई कलर नहीं होता, ब्लैक तो लाइट की एब्सेंस को कहते हैं। द एब्सेंस ऑफ लाइट इज अ ब्लैक अपीयरेंस, ठीक है। तो जब ये एमिट करने के पोजीशन में आएगा, ये कुछ भी, क्योंकि इसने विजिबल में से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया तो विजिबल में से कोई भी एमिट नहीं करेगा। इंफ्रारेड अगर इसने एब्जॉर्ब की है या कोई दूसरी वेव एब्जॉर्ब की है वो तो ये एमिट कर देगा, विजिबल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम हर बॉडी को, जैसे ग्रास है, घास है, व्हाइट लाइट को जब उसके ऊपर फॉल करते हुए हम देखते हैं तो वो घास या ग्रास क्या कर रही है? ग्रीन को उसमें से रिफ्लेक्ट कर रही है, रेड और दूसरे कलर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। अब जब हम घास को जलाते हैं यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वह एब्जॉर्ब करते करते जब वो एमिशन शुरू करती है तो ग्रीन कलर की नज़र नहीं आती। जब जलती है तो रेड, फिर ऑरेंजिश और फिर ज़रा ब्राइट सा हमें उसमें से नज़र आता है, शोला सा या जलता हुआ महसूस करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि उसने ग्रीन कलर का क्यों नज़र नहीं आ रहा है? बिकॉज ग्रीन उसने एब्जॉर्ब ही नहीं की, ठीक है। इसी तरह से किरचॉफ लॉ की मदद से हम हर बॉडी के एमिशन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं और इससे बहुत ही ज़बरदस्त कंक्लूजन्स एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में इन पर्टिकुलर बहुत ज़बरदस्त कंक्लूजन्स हमें मिलते हैं।
थोड़ा सा आगे और टॉपिक्स पे जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट लॉ वगैरह, स्टीफेंस लॉ, तो हम और इसका जिक्र करेंगे कि कैसे ये ब्रेक थ्रू इतना बड़ा एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में हमें मिला इन लॉज की बुनियाद पे, और कैसे हम आज जो सन का टेम्परेचर, स्टार का, इनके बारे में हम जानते हैं तो वो इन्हीं की वजह से जानते हैं। ठीक है, याद रहे अब तक हमने ब्लैक बॉडी का कोई ख़ास जिक्र नहीं किया। ब्लैक बॉडी हमारे कोर्स में बहुत छोटा सा टॉपिक है। ब्लैक बॉडी अपने आप में पूरी मतलब बाकायदा एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मतलब आप चैप्टर, बल्कि आप समझें कि ब्लैक बॉडी के ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स बन सकते हैं। तो हमारे कोर्स में तो खैर इतनी तफसील बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ थोड़ी सी तफसीलात जो मैं समझता हूँ आपको पता होनी चाहिए, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, दैट आई विल शेयर विद यू आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, अब ये तो हमने बाउंड्री बिहेवियर, किरचॉफ लॉ के हवाले से हमने ये चीज़ें देखी। इस दौर में दो बड़े ज़बरदस्त ये जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही हैं, ये जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, इनके ऊपर एक आइडियल बॉडी, जिसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं, ब्लैक बॉडी को लेके हमने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए और देखा कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस आ रही हैं या ब्लैक बॉडी में जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही हैं वो कैसे होती हैं। ठीक है, उनके बारे में स्टडी करना शुरू किया कि उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और दूसरी चीज़ें नोट करने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि ब्लैक बॉडी बनाए कैसे। ये तो एक आइडियल बॉडी है, ये परफेक्ट एब्जॉर्बिंग, जो हर कंडीशन में, हर एंगल पे, हर टेम्परेचर की वेव को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा प्रैक्टिकली तो हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ ना कुछ तो उस पर एब्जॉर्ब होने से रहेगा रियलिस्टिकली। तो बहुत सारे मटेरियल्स को स्टडी किया गया और पता चला कि हम बेशक ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, 100% एब्जॉर्प्शन वाली बॉडी तो नहीं बना सकते, लेकिन क्लोज टू ब्लैक बॉडी तो बना सकते हैं। बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन पावर ब्लैक बॉडी की 100% के करीब करीब होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने लैम्प ब्लैक का नाम सुना होगा, कार्बन ब्लैक, लैम्प ब्लैक, सूट भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल ऐसे समझें कि जैसे आग जल रही है, मोमबत्ती जल रही है, आग जल रही है, आपने उसके ऊपर ऐसे हाथ रख दिया तो ऐसे यहाँ पे एक ब्लैक ब्लैक सा हमें निशान पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, कहीं साइड पे मोमबत्ती जल रही हो अगर तो दीवार पे आपको काला काला नजर आ जाएगा। उस लैम्प ब्लैक को या कार्बन ब्लैक को जब हम स्टडी करते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन पावर 98% होती है या 99% होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये 100% तो नहीं, लेकिन 98 या 99% ब्लैक बॉडी तो बन सकती है। कुछ की एब्जॉर्प्शन पावर 95, ठीक है, लैम्प ब्लैक हो गया, और इसी तरह गोल्ड ब्लैक हो गया, उसकी अराउंड 95% होती है एब्जॉर्प्शन पावर। तो हम ब्लैक बॉडी इनकी मदद से बना सकते हैं। ब्लैक बॉडी के लिए याद रहे ब्लैक कलर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, सबसे अच्छी ब्लैक बॉडी कौन सी है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी, सन, स्टार्स, बट दे डोंट अपीयर ब्लैक। ये ब्लैक नज़र नहीं आते। क्यों नज़र नहीं आते? क्योंकि इनसे जो रेज निकल रही होती हैं हाई टेम्परेचर पे, है ना, तो ये जो रेडिएशंस निकाल रहे होते हैं वो वाइट लाइट, सारी रेड्स निकाल रहे हैं, इसका मतलब है सब उन्होंने एब्जॉर्ब की हुई होती हैं। ठीक है, और सारी उसमें से एमिट भी हो रही होती हैं, तो हमें वो ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की नज़र नहीं आती जब वो एमिट कर रही होती है। तो जो उसने एब्जॉर्ब किया हुआ था, जो उसने एब्जॉर्ब किया हुआ था वो कलर के हमें वो नज़र आ रही होती है। ठीक है, एनीवेज, तो हमने कहा कि ब्लैक बॉडी कैसे कंस्ट्रक्ट की जाए। तो इसके सिंपल सुनाने का, ब्लैक बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं ब्लैक कलर की हो, या हम किसी भी सब्सटेंस की, मेटल की, किसी भी सब्सटेंस की हम बना सकते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर भी। कैसे बना सकते हैं? मिसाल के तौर पे ये हमने एक कैविटी ली या चेम्बर लिया और उसको हमने इस तरीके से ठीक है, और एक उसमें छोटी सी ओपनिंग हमने छोड़ दी कि जहां से रेडिएशंस एंटर हो सके। इसके अंदर का जो हिस्सा है, उसके अंदर के हिस्से को हमने इस तरह के मटेरियल से, जो कि ब्लैक बॉडी के क्लोज होता है, लैम्प ब्लैक या 98% 99% ब्लैक बॉडी हो, उससे हमने इसको कोट कर दिया, लेयरिंग कर दी इसके अंदर अंदर। ठीक है, और इस ओपनिंग से हमने इसमें रेडिएशंस को एंटर करवाया।
अब जब यहां से कोई रे एंटर होगी, सपोज ये रे यहां से एंटर हुई, यहां से टकराई, यहां से टकराएगी। कैसे टकराएगी? इस सरफेस के ऊपर हम अगर ये टेंजेंट वगैरह ड्रॉ करें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल ऐसे बनेगा, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई होगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से टकरा के यहाँ चली जाएगी, यहाँ से टकरा के यहाँ चली जाएगी, यहाँ से टकरा के यहाँ आ जाएगी, यहाँ से टकरा के ऐसे चली जाएगी। यानी कि ये कहीं भी जाएगी, ये इसके अंदर ही मौजूद रहेगी, ये इसके अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी। हर रिफ्लेक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी ये हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेगा और आहिस्ता आहिस्ता रेडिएशन सारी इसके अंदर ही रहेगी, बाहर आने का इसको रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये एक करीब करीब ब्लैक बॉडी के हमने परफेक्ट ब्लैक बॉडी के एक कंस्ट्रक्शन हमने बना ली, जो कि किसी भी तरह की कैविटी हो सकती है, जिसमें एक बहुत ही छोटा सा पिन साइज का बहुत ही मामूली सा होल हम इसमें कर दें और अंदर किसी अच्छे एब्जॉर्बर की लेयरिंग अगर कर दें, सो दैट कंस्ट्रक्ट्स अ गुड ब्लैक बॉडी। एक क्लोज टू ब्लैक बॉडी हम इसमें कंस्ट्रक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तरह की रेडिएशन को अभी भी ये रिफ्लेक्ट करके बाहर निकालने की सिचुएशन रखता है। यानी कि अगर कोई रे समझें कि यहां से इस एंगल पे आ रही होगी, तो हम जानते हैं जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे या इस तरह पे पोल ऑफ द मिरर पे पड़ रही होती है तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये यहां से आएगी, जो थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन होगी इसमें वो यहां से निकल जाएगी इसी एंगल से। तो ये तो हमारी ब्लैक बॉडी नहीं बनी, फिर इसका मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं मिली। तो इसका एक तरीकेकार ये अपनाया गया कि उन्होंने कहा ठीक है, इसकी सीध में ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से के ऊपर फिर एक हम ऐसे करके कोई फॉर्मेशन इसके ऊपर बना देते हैं। कि अब जब ये यहां पड़ेगी तो इसके हिसाब से जिस एंगल पे पड़ी नॉर्मल ये बन जाएगा। अब ये रिफ्लेक्ट यहाँ हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट यहाँ हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट यहाँ हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगी, और ये फिर इसी तरह से अंदर घूमते रहेगी, बिकॉज हमने इस रास्ते की डायरेक्शन बदल दी। तो ऐसी डायरेक्शन में भेज दिया कि जिसमें अब ये पलट के वापस से ओपनिंग से हमारी बाहर नहीं आ सकेगा। तो प्रैक्टिकली इस ओपनिंग से जब कोई रेडिएशन एंटर होगी तो वो यहाँ से बाहर निकलते हुए हमें नजर नहीं आएगी। तो ये हमारी एक ब्लैक बॉडी बन गई। ब्लैक बॉडी हमारी क्या रही? ब्लैक बॉडी सही मानों में हमारी ये ओपनिंग रही, क्योंकि इस ओपनिंग से जो रे अंदर गई वापस नहीं आई, यहाँ से तो फिर थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन हो गई, यानी कि ब्लैक बॉडी वाला मामला नहीं रहा। तो ये जो ओपनिंग वाला हिस्सा है हमारा, दिस इज एक्चुअली अ पोर्शन विच बिहेव्स लाइक अ ब्लैक बॉडी, और बाकी ये पूरी कैविटी चेंबर हमने ऐसे बनाई है। ठीक है, ओके। ये रेडिएशन यहाँ पे जाएगी, इसके साथ कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो फिर ये यहाँ कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब होगी। एक वक्त आएगा कि इसका टेम्परेचर रेडिएशन का और इसका टेम्परेचर बिल्कुल बराबर हो जाएगा और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, यानी कि रेडिएशन का टेम्परेचर और इस वॉल का टेम्परेचर दोनों सेम हो जाएगा, तो ब्लैक बॉडी हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद हो जाएगी। अब जब ये किसी टाइम एमिट करने के पोजीशन में आएगी, तो जो इसने रे एब्जॉर्ब की है उसी रे को हम एमिट भी होते हुए देखेंगे, इसी ओपनिंग से देखेंगे जब ये एमिशन होगी तो। और इस ओपनिंग पे फिर इसी तरह से हमें वो चीज़, क्योंकि सारी रे एब्जॉर्ब कर रही है, कोई भी इसमें से बाहर नहीं निकली, तो जब ये बाहर निकलेगा तो सारी ही रेस को बाहर निकालेगा जब ये एमिशन के पोजीशन में आएगी, क्योंकि किरचॉफ ने कहा था अगर ये अच्छा एब्जॉर्ब कर रहा है तो कंफर्म ये अच्छा एमिट भी करेगा। जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज्यादा एमिट करेगा, सारी एब्जॉर्ब करेगा तो सारी की सारी एमिट करेगा। एब्जॉर्प्शन भी साथ साथ चलती रहेगी जो एमिट करेगा, ठीक है, फिर दोबारा एब्जॉर्प्शन भी साथ साथ चलती रहेगी, क्योंकि ये कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हर बॉडी में हर वक्त चलता रहता है। तो जब इसकी एमिशन का टाइम आएगा तो जो इसने एब्जॉर्ब किया हुआ है सारी एब्जॉर्ब की हुई तो सारी एमिट करेगा।
तो वो एमिट होते हुए हमें यहाँ ओपनिंग पे एक चमक सी नजर आएगी, क्योंकि व्हाइट लाइट इसने अगर एब्जॉर्ब की है तो व्हाइट ही एमिट करेगा, तो यहाँ ओपनिंग पे हमें चमक नजर आएगी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे सन और स्टार हमें चमकीले या चमकदार ब्राइट बॉडीज नजर आती हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने सब एब्जॉर्ब की हुई होती हैं और टेम्परेचर बहुत हाई है, तो जब ये एमिट करते हैं तो वही एब्जॉर्ब सारी एमिट भी कर देते हैं और उसमें फिर हमें उनका ब्राइट अपीयरेंस नजर आता है। सो आइडियल या नेचुरल ब्लैक बॉडीज कौन सी हैं? सन और स्टार, बट दे डोंट अपीयर ब्लैक, क्योंकि जो हमें नजर आता है वो उनकी एमिटेड रेज हैं जो नजर आती हैं। नजर बॉडी दो तरह की रेडिएशन से आ सकती है, जो उसने रिफ्लेक्ट की हो वो भी हमारी आंख में जाएगी, आंख में जाएगी तो नजर आएगी। जो ये एमिट करेगा वो भी हमारी आंख में जाएगा तो वो भी हमें नजर आएगा। तो बॉडी हमें दो तरह की रेडिएशन से नजर आ सकती है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन से, और जो एब्जॉर्ब करने के बाद वो एमिट करता है एमिटेड रेडिएशन से नजर आती है। तो सन और स्टार्स वगैरह ये एमिटेड रेज जो हमारी आंख में भेजते हैं उनसे हमें वो नजर आते हैं, सारे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं वो, तो सारी ही एमिटेड होती हैं और इस वजह से दे अपीयर वेरी वेरी ब्राइट टू अस। ठीक है, ओके, तो ये हमारी एक ब्लैक बॉडी की कंस्ट्रक्शन है। अब हमने कहा कि थर्मल इक्विलिब्रियम में ये रेडिएशंस और इसका टेम्परेचर बिल्कुल बराबर हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हुआ कि अब मजीद कोई टेम्परेचर का एक्सचेंज ऐसा नहीं हो रहा होगा, कोई हॉट कोई कोल्ड नहीं हो रहा होगा। ये रेडिएशंस जब एमिट होंगी तो यहाँ से बाहर भी आना शुरू होंगी, जो इसने एब्जॉर्ब की है बाहर हमें वही नजर आएगा। तो अगर हमें ब्लैक बॉडी को पढ़ना है तो ब्लैक बॉडी के बाहर जो रेडिएशंस नजर आ रही हैं उन्हीं को हम कैच करेंगे, उन्हीं को हम स्टडी करेंगे। ये वही है जो इसने एब्जॉर्ब की है, तो उसकी एमिटेड और एब्जॉर्ब रेडिएशन एक ही होती है। लिहाजा एमिटेड रेडिएशन को अगर आप पढ़ लें तो इसका मतलब ये है कि आपने एब्जॉर्ब होने वाली रेडिएशंस को भी पढ़ लिया, वही है एक्चुअली। ठीक है, तो इस ब्लैक बॉडी से निकलने वाली एमिट होने वाली रेडिएशंस को स्टडी किया गया और उसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट लॉज सामने आए, और वो अभी हम शुरू करते हैं।